चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम आप सभी के एडी परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। जी हाँ, बहुत दिन से चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासें जो है वो नहीं चल रही थी, बट अब हम लोग इस सीरीज को जो शुरू करते हैं। आपको बताइए कि 8 बजे जो है वो सर को एनवायरनमेंट का सेक्शन इसलिए दे दिया गया है क्योंकि आप जानते ही हैं कि एनवायरनमेंट की क्लास भी ज़रूरी है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। और मैंने ये सोचा क्योंकि सर जो हैं वो बहुत ही योग्य हैं, पीएचडी की है सर ने, ठीक है, और बहुत ज्ञान वो रखते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा भी होगा सर ने आपको जिस तरीके से एनवायरनमेंट पढ़ाया, और वो अगर आपको रेगुलर क्लास देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं आपको, एक साथ में कई सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप चीज़ों को साथ में नोट किया करो, ताकि आपका जो है वो नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और वो चीज़ें जो नोट कर रहे हैं वो रिवीजन के तौर पर आपको काम करेंगी। और आप लोग मेरी क्लासों को भी आप चीज़ें नोट कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको सिखाता हूँ बाल विकास में। तो हम लोग बाल विकास की क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आइए आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये जो क्लास लेकर आया हूँ ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और एप्लीकेशन पे हमारी रेगुलर क्लास होती है, सुबह 11 बजे होती है, ठीक है। 11 बजे से क्लास स्टार्ट होती है एप्लीकेशन पर, ठीक है। और कल इन्वायरमेंट की पहली क्लास होगी, इसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होगी जी। इस पर जो बैच है हमारा वो मात्र ये 299 गलत है, 199 का बैच है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो वो गलती से हो गया, 199 में चल रहा है अभी हमारा। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, और ये है आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और देखो, इन्वायरमेंट का सेक्शन अब सर देखेंगे, ठीक है। जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो पहले सर लेकर आ रहे हैं। एप्लीकेशन पर वो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। हिंदी उन्होंने कंप्लीट करवा दिया है, पूरा हिंदी उन्होंने एप्लीकेशन पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया, और लगभग 12-13 क्लास में पूरा हिंदी उन्होंने पढ़ाया है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 12-13 क्लास अगर आप कर लो, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका जो गद्यांश पद्यांश का जो सेक्शन आएगा उसमें आप, ठीक है, पूरे नंबर आप लेकर आने वाले हो। जी हाँ, चलो शुरू करते हैं। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भी भाई अपना जो है वो, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो टाइम के साथ मुझे खत्म करने हैं। आइए शुरू करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो शुरू कर रहे हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, सब लोग जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत है भैया। अब नेहा वर्मा जी और विजय सिंह जी, विनीता जी, एकता यादव जी, सुजाता जी, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर, माय फ्रेंड्स, माय सिस्टर, जितने भी लोग जुड़े हैं। चलो शुरू करते हैं, और बीच में हम लोग आपसे बातें करेंगे। चलो यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि उसके संबंधित विशेषताओं का सही मेल दर्शाता है। अब ये आपको बताना है कि सही मेल कौन सा दर्शाता है, ठीक है। यहां से अलग है, ठीक है, यहां से अलग है, यहां से अलग है, ये आपको देखना है, सही मैचिंग आपको करनी है, मतलब किस स्टेट में सही दर्शाया गया है, ठीक है, किस स्टेटमेंट में सही दर्शाया गया है। चलो डियर फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हार्वर्ड गार्डनर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं बुद्धि में, केवल आप एक चीज करके चले जाते हैं, हार्वर्ड गार्डनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका 1 नंबर पक्का है। चलो जिनको नहीं पता है मैं अभी उनको क्लियर करा दूंगा। सबसे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, ठीक है जी। मेरी आवाज पहुंच रही है ना कि हाँ सर पहुंच रही है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। कह रहा है कि भैया पहला स्टेटमेंट दिया है, अंत व्यक्ति की बात कर रहा है। एक चीज याद रखिएगा, अंत व्यक्ति को आप लोग, ठीक है, इंग्लिश में याद रखना, वहां शायद आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में याद रखिएगा। अंत का मतलब होता है, ठीक है, इंटरपर्सनल। इंटर का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझना, ठीक है। तो कह रहा है इंटरपर्सनल की बात कर रहा है, दूसरों को समझना और उनके साथ संबंध स्थापित करना। सर ये तो पहला ही मैच कर गया। जी हाँ, इसमें पहला ही मैच कर गया कि सर इंटर में क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करें हम लोग, तो इसमें व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है। और अगर हम इंट्रा की बात करें तो इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा में स्वयं की फीलिंग्स की बात की जाती है, स्वयं की भावनाओं की बात की जाती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये कह रहा है लॉजिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। क्या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है वो क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? नो सर, ये तो गलत हो गया भैया।
अब तीसरा कह रहा है संगीत की बात कर रहा है, संगीत में ये कह रहा है इसमें बात कर रहा है किसकी, स्किल परफॉर्मेंस क्रिएट करना, नहीं ये संगीत में नहीं आएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, देखो स्किल में मतलब होता है आपका काम करने का तरीका, ठीक है, स्किल्स का मतलब होता है कोई चीज का निर्माण करना, कोई चीज को बनाना, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और स्पेशल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, स्पेशल इंटेलिजेंस आपको पता है किससे संबंधित होती है, दिशा से, आकार से, ठीक है, संबंधित होती है। जैसे एक मूर्तिकार होता है, एक मूर्तिकार जो होता है उसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, एक चित्रकार जो होता है उसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। इसके बाद में अगर हम एक चालक की बात करें, जिसे हम इंग्लिश में ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है, ड्राइवर जो होता है उसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। बट ये बात किसकी कर रहा है, प्राकृतिक बुद्धि की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ए बनेगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं भैया आप लोगों ने सही किया है गलत किया है, अभी पता चल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग सही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया, वैसे 8 से ज्यादा का किया है, बट आप लोगों को 8 ही पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ठीक है, और प्राकृतिक बुद्धि, बस ये बुद्धि याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, कह रहा है सीखने के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत इस बात की वकालत करते हैं। देखिएगा, जब सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत कहीं पर लिखा हो, या मैं तो कह रहा हूं कहीं पर भी इंग्लिश में आप देख लेना, कंस्ट्रक्टिव लिख लेना, कहीं पर भी आपको कंस्ट्रक्टिव वर्ड नजर आ जाए, कहीं पर भी अगर सोशल आ जाएगा तो समाज आ जाएगा साथ में। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि भैया बच्चे सक्रिय हैं और बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान का क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी बच्चे रिसीवर नहीं होते हैं, बच्चों को आप निष्क्रिय मत समझना। पहले क्या माना जाता था, पहले बच्चों को निष्क्रिय माना जाता था, क्या माना जाता था, निष्क्रिय माना जाता था, जो कि गलत है। बच्चे ग्रहणकर्ता नहीं होते हैं, यानी बच्चे रिसीवर नहीं होते हैं, इसलिए जहां पर रिसीवर देखे गलत है। तो पहला कह रहा है विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई बच्चा रिसीवर नहीं है, बच्चा क्रिएटर होता है। इसके बाद कह रहा है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जी हां बिल्कुल सही है। व्याख्या की बात जहां भी हो, ठीक है, वो आपका गलत होगा। जहां पर दोहराने की बात होगी वो भी क्या होगा, गलत होगा। क्या बनेगा कि बच्चे क्या करते हैं, समाज में सक्रिय रूप से क्या करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा ये वाइगोस्की का सिद्धांत है, जी हां, किसका सिद्धांत है, ठीक है। सामाजिक संरचनावादी आ जाए तो वाइगोस्की आएगा या फिर जॉन डीवी आएगा। जॉन डीवी इसी विचारधारा की बात करते हैं। जॉन डीवी ने कहा है कि बच्चे क्रिएटर होते हैं, मतलब बच्चे सक्रिय होते हैं और समाज में रहकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। वैसे इसको अगर हम रिलेट करें तो वाइगोस्की से, लेकिन दोनों ने बात की है समाज की, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई, और इसका सही उत्तर हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा, जो कि आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है भैया हमारा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हम एप्लीकेशन पर बहुत कम फीस में पढ़ा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, 199 रुपए में हम आपको बहुत सारी पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लास आपको दे रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि सर इतने कम फीस में कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलो ध्यान देते हैं इधर, कह रहा है तीसरा, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल पहले, ठीक है, सकल पेशीय कौशल विकसित होते हैं, यह दर्शाता है विकास। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चे के, देखो सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन से होते हैं, अगर हम बात करें सूक्ष्म को हम लोग बोलते हैं फाइन, क्या बोलते हैं, फाइन, और एक होता हमारा स्थूल, स्थूल को हम लोग बोलते हैं सकल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विकास के क्रम में बच्चे के जो होते हैं वो सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले क्या होते हैं, सकल, यानी पहले बच्चे का क्या होता है, स्थूल कौशल विकास होता है। स्थूल से कैसे चलता है, सूक्ष्म की ओर चलता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है ये विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि पहले, भैया अब इधर ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को कोई दौरा नहीं पड़ा है, मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं ये कह रहा हूं मेरी उंगलियों को देखिएगा, पहले मेरी उंगलियों को मैं चलाना सीखूंगा क्या, नहीं,
पहले हम अपनी भुजाओं को चलाना सीखेंगे। भुजाओं को चलाना क्या होगा? स्थूल होगा, ठीक है। फिंगर को चलाना क्या होगा? सूक्ष्म होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा विकास कैसे चलता है कि सर पहले हमारे केंद्र का विकास होता है और केंद्र से फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा किसका होता है, फिर हमारा बाह्य का विकास होता है या हमारी परिधि का विकास होता है। या इसे मैं कह सकता हूं केंद्र मतलब पहले विकास निकट का होगा, बाद में विकास दूर का होगा। यानी पहले जो हृदय के पास होगा वो चीजें विकसित होंगी, दूर की चीजें बाद में विकसित होंगी। यानी विकास हमारा स्थूल से सूक्ष्म चलता है। और ये कौन सा सिद्धांत कहता है? ये कहता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। कौन सा कहता है भैया? प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलता है। कौन सा बोलता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलता है। कौन सा बोलता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये कहता है कि पहले बच्चे का विकास क्या होगा, हृदय के पास की चीजें पहले विकसित होंगी और दूर की चीजें बाद में विकसित होंगी। यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। चलो एक बार मैं कमेंट्स चेक करूंगा भाई सभी के। बी कर रहे हैं यार तुम लोग, तो बी क्यों कर रहे हो भाई? बी क्यों कर रहे हो? बी क्यों कह रहा है? पहले हमारी फिंगर का विकास होगा क्या? अरे ध्यान दीजिएगा, इधर देखो भैया, तुम लोग पगला गए हो का? ठीक है, इधर ध्यान देंगे, यहां पर इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर यहां पर ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स। हमारा विकास ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा कि एक तो हमारा सेपेलोकॉर्डल होता है, सेपेलोकॉर्डल में सिर से पैर जाएगा। और प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास हमारा कैसे होगा? तो उत्तर क्या बनेगा? डी बनेगा। अब जो लोग भैया गलती कर रहे थे, देख लो आपने गलती कहां पर की है। विकास आपका ऐसे होगा, यानी इसका सही उत्तर क्या बनेगा? डी बनेगा भैया। क्या बनेगा? डी बनेगा। चलो क्या बनेगा? डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और ये है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हां, ध्यान देंगे सभी लोग। कोई बात नहीं है, गलती की है, बस सुधार आपने कर लिया है, यही सबसे अच्छी बात है। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो उसमें सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस कोशिश करो यार, ठीक है, आपकी हार कभी नहीं होगी। चलो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती है। डियर फ्रेंड्स, यहां पर किसकी बात हो रही है? पहला ऑप्शन है कि यहां पर जेंडर संबद्धता की बात हो रही है, क्या जेंडर रिलेटेडनेस की बात हो रही है, या जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। ठीक है, या हम बात करें डियर फ्रेंड्स, जहां पर ये लिखा हुआ यहां पर, ठीक है, जेंडर इक्विटी, इसको मैं इक्विटी लिख देता हूं, इक्विटी, जेंडर इक्विटी की बात हो रही है। पैरिटी बोल दो या इक्विटी बोल दो इसको। यहां पर हम कहेंगे जेंडर रूढ़िवाद की बात हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि लड़कियों को जो है वो किसी से रिलेट किया जा रहा है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है कि भैया रस्सी कूदने में लड़कियां अच्छी होती हैं, भाला फेंकने में लड़के अच्छे होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर जेंडर वाइज की बात हो रही है और जेंडर वाइज में ही क्या होता है? रूढ़िवादता होती है, यानी स्टीरियोटाइप होता है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? डी बनेगा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, कभी आपसे सेक्स की बात करें तो याद रखिएगा ये एक बायोलॉजिकल है, जैविक है। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से चीजें फिट हो जाएं। जब भी कभी क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर दोगे। ये सामाजिक होता है। ये क्या होता है? सामाजिक होता है। ठीक है, अच्छा जब कभी जेंडर समता की बात की जाए, जेंडर समता का मतलब होता है कि जो जिसकी जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उस जेंडर को देना, ये जेंडर समता कहलाता है। और सभी को बराबर करना, ठीक है, ये तो समता कहलाता है। ठीक है, समानता कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है? समानता। और जिसकी जितनी आवश्यकता है, जैसे आपकी ज्यादा आवश्यकता है तो आपको ज्यादा देना, ये समता कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? इसका सही उत्तर जो है वो डी बनेगा। चलो आगे बढ़े भाई, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलो किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई? कमेंट आ रहा है महोदय तारीफ हुसैन का, क्या कह रही हैं? सर पहले आप आंसर देखिए सर, उसके बाद क्या किस क्वेश्चन में आप बात कर रहे हैं भाई? एक बार मुझे कमेंट्स करके बताएं। चलो ध्यान देंगे, यहां पर सभी लोग आंसर करेंगे। जी हां, अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन, ये क्वेश्चन हमेशा आपके सामने आता है। ठीक है, कह रहा है अपसारी, देखो अब अगर हम अभिसारी की बात करें, अभिसारी आपको पता ही है, अभिसारी में क्या होता है?
ठीक है। अभिसारी में हम एक बिंदु से अनेक बिंदु की, मतलब एक बात के अनेक मतलब, ठीक है। और अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी में आपको पता है कि अनेक बिंदुओं को मिलाकर एक बिंदु पर या अनेक बातों को हम एक ही बात पर ध्यान देना, ठीक है। यानी हम यहां पर बात करते हैं अनेक उत्तरों का एक उत्तर, और हम अपसारी में बात करते हैं एक उत्तर के, ठीक है, एक बात के अनेक उत्तर। चलो ध्यान देंगे यहां पर सभी लोग, क्या बनेगा, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है कौन, अपसारी, सही बात है। एक ही समाधान पर स्थिर होता है कौन, अभिसारी, पहला ही सही है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों की बात करता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर बनेगा क्या, डी फॉर दिल्ली बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा भैया जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो है वो सही नहीं है। चलो ध्यान देंगे यहां पर सभी लोग। देखो, अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है सर, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जिसमें सब बच्चे एक साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार क्या किया जाता है, उनको शिक्षण कराया जाता है। और आपको पता है समावेशी शिक्षा जो होती है ये समता के सिद्धांत पर काम करती है, मतलब ये इक्विटी के सिद्धांत पर काम करती है कि जो बच्चे जिस प्रकार की आवश्यकता रखते हैं उनको वैसी सुविधा उनको दी जाती है। समावेशी शिक्षा में बच्चों को बांटा नहीं जाता, समावेशी शिक्षा में बच्चों को अलग नहीं किया जाता, विशेष शिक्षा की तरफ नहीं ले जाया जाता। ध्यान रखिएगा, विशेष विद्यालय बच्चे को बांटते हैं, विशेष विद्यालय क्या करते हैं, विशेष विद्यालय क्या करते हैं, विशेष विद्यालय बच्चे को बांटने का काम करते हैं। इसलिए हमें कभी भी विशेष विद्यालय की तरफ नहीं जाना है, हमें ऐसी शिक्षा की बात करना है जो क्या करे, जो सबको साथ लेकर चले। चलो कह रहा है अब हमें नेगेटिव पकड़ना है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे, यानी कि अलग ना करे। बात तो सही है भैया, बांटने की बात ना करे भाई, ये हमारा सही कह रहा है भाई। समावेशी शिक्षा क्या है, ऐसी शिक्षा जो बहिष्कृत ना करे, बांटे ना, अलग ना करे, ठीक है। चलो अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षण का अर्थ क्या है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों आवश्यकताओं को समर्थन करता हो। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि भाई जो समता की बात करता हो, यह भी बात हमारा सही है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल करती है भैया, भाई जो बच्चे की जैसी भाषा होगी उसको वैसे सिखाया जाएगा। यानी एक क्लास में हम मदर टंग को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकृत करते हैं। सभी बच्चों की मातृभाषा को आजादी होती है वहां पर, ठीक है। अच्छा, चौथा कह रहा है निश्चित पाठ्यक्रम नहीं भैया, निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होगा। पाठ्यक्रम हमेशा बच्चों के लिए अनुसार होगा, और पाठ्यक्रम हमेशा हमारा फ्लेक्सिबल होगा। कैसा होगा, लचीला होगा। कैसा होगा, लचीला। यानी कि डियर फ्रेंड्स ये हमारा गलत है, और हमसे गलत ही पूछा तो फिर हमारा उत्तर क्या बनेगा, डी बनेगा। क्या बनेगा, डी बनेगा। चलो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है ना, तो नेगेटिव फिर हमारा डी बनेगा। आगे बढ़े भैया, कोई डाउट तो नहीं है, एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो भैया। हाँ सर कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब भैया आपसे हम ये कह रहे हैं अब हम रेगुलर क्लास लेंगे बाल विकास की। क्यों, तुम अगर बाल विकास में अगर तुम अच्छा नहीं कर पाओगे तो तुम किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर ध्यान रखना, पेडागोजी तुम गलत कर जाओगे। इसलिए हमें सबसे ज्यादा अगर मेहनत करनी है तो बाल विकास पर करनी है, पेडागोजी वाले सेक्शन पर करनी है, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको पास कराएगा। अगर तुम बाल विकास और पेडागोजी में कमजोर पड़ गए तो भैया तुम करते रहो, ठीक है, अदर चीजें कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो हमें करनी है ये जो 90 मार्क्स का जो हमारा सब्जेक्ट है, पेपर 2 के लिए जो 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, इस पर हमें मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। शिक्षण जो पहले से जानते हैं, यानी शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जो बताते हैं बच्चे उसके आधार पर करते हैं? नहीं, बच्चे अपनी समझ के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। बच्चे विद्यालय में आते हैं तो बच्चे अपने खुद के अनुभव लेकर आते हैं, और एक टीचर को ऑलवेज इनको क्या देना चाहिए, कक्षा में महत्व दिया जाना चाहिए।
पैटर्न ढूंढना, पिछले अनुभवों के आधार पर सीखना, अच्छी बात है भाई, ठीक है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, बिल्कुल सही है। और यहां पर एक ही बात तो हो रही है, यहां पर भी तो कह रहा है बच्चे के अनुभव के आधार पर सीखने की बात हो रही है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और ये क्या कह रहा है, अनुभव के आधार पर सीखते हैं, बात एक ही तो है, घुमा फिरा के कह रहा है ना। तो हम कहेंगे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ए आर आपस में सही है और एक आर उसकी सही बात कर रहा है, यानी उत्तर इसका क्या बनेगा, ए बनेगा। अब एक बार मैं आपका कमेंट से देख लूं, आप लोगों ने क्या उत्तर किया है भैया। स्मिता जी ने, ठीक है, गौतम जी ने क्या आंसर किया है, नवाज जी ने क्या किया है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, मेहताब भाई जी ने क्या किया है, सही किया है। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए ना सर, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी नहीं चाहता आपका समय खराब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका एक मिनट भी खराब हो। हम बहुत सारी मेहनत करेंगे यार, और पूरा विश्वास दिलाता हूं बहुत अच्छे मार्क्स से सीटेट पास कराऊंगा, बस जुड़े रहो, ठीक है। अब हमें इस पर रेगुलर काम करना है। चलो, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। मतलब आपके अंदर मैं कौन सी मोटिवेशन ले आऊं कि तुम, ठीक, उससे क्या करो, तुम सीटेट के प्रति लगातार मेहनत करो। देखो भैया, मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य अभिप्रेरणा, एक आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सी होती है कि सर, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा और एक होती है भैया आंतरिक अभिप्रेरणा। कि सर कौन सी अभिप्रेरणा ले आए कि हम रेगुलर मेहनत करें सीटेट की। तो ध्यान रखिएगा, बाह्य अभिप्रेरणा नकारात्मक होती है, इसमें आप लाभ के लिए भागोगे, इसमें आप दंड के लिए भागोगे, इसमें आप पुरस्कार के लिए भागोगे, ठीक है, इसमें आप प्रशंसा के लिए भागोगे, इसलिए ये नेगेटिव होती है। तो हमें बाह्य अभिप्रेरणा पर नहीं जाना है। तो सर हम किस पर जाएं, हमें जाना है आंतरिक अभिप्रेरणा पर, यानी हम रुचि से कोई काम करें, हमें अच्छा लग रहा है, हमारी इच्छा है, ठीक है, हमें आनंद आ रहा है या जिज्ञासा है। तो फिर अगर ये चीजें हैं, ठीक है, तो फिर अगर आप इन चीजों की वजह से किसी काम को कर रहे हैं तो आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होगा, और इंटरनल मोटिवेशन ही आपको क्या करेगा, उस कार्य को निरंतर करवाएगा। क्या करवाएगा, निरंतर करवाएगा। नहीं, बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होगा, जिस दिन आपको लाभ मिलना बंद, उस दिन कार्य बंद, यही तो होगा ना। चलो देखते हैं भाई आंसर क्या बनेगा। सफलता के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा और असफलता के लिए बाह्य अभिप्रेरणा, नहीं, दोनों ही आंतरिक होना चाहिए। सफलता के लिए बाह्य अभिप्रेरणा और असफलता के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा, सफलता असफलता दोनों के लिए भैया आंतरिक अभिप्रेरणा। जी हां, क्या बनेगा इसका सही उत्तर, इसका बनेगा क्या, सी बनेगा। और ये कह रहा असफलता और सफलता दोनों के लिए नहीं भैया, ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा कि सर, ठीक है, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से, और एप्लीकेशन पर मैं करा चुका हूं। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, मैं एप्लीकेशन पर ज्यादा क्लास नहीं दूंगा आपको। क्यों नहीं दोगे सर, हमने तो पैसे दिए। अरे देने का क्या मतलब भैया, ठीक है, जो तुम्हारे काम की नहीं है। तो मैं केवल आपको वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा मैंने 10 क्लास में पूरा बाल विकास कवर किया है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास मैंने आपको दी हैं, साथ मैंने आपको पीवाईक्यू करवाए हैं, ठीक है, हर क्लास की थ्योरी के बाद मैंने आपको पीवाईक्यू करवाए हैं, ठीक है, आपके डाउट मैंने सारे क्लियर किए हैं। लगभग हमारी 10 क्लास हो गई हैं, 3 क्लास और लूंगा, इसके बाद बाल विकास, फिर समावेशी शिक्षा, फिर पेडागोजी, इसके बाद मैं सब्जेक्ट पेडागोजी में कराऊंगा आपको। मतलब लगभग मैं आपको, ठीक है, 30 क्लास में आपका पूरा खत्म करूंगा, पेडागोजी, समावेशी शिक्षा, बाल विकास। इसके बाद में फिर आपकी रहेगी सब्जेक्ट पेडागोजी, और वो भी मैं आपको कम क्लास में करूंगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 100 क्लासें डाल दूं, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ाऊं, पावलोव के बारे में पढ़ाऊं, कोई मतलब ही नहीं है, आता ही नहीं है। चलो जी हां, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक सिद्धांत है। भैया जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो ये तो कहता है कि बच्चे सक्रिय हैं, बच्चे क्या है, सक्रिय हैं, और बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से क्या करेंगे, अपने ज्ञान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। छात्रों के सीखने के मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण, भैया जहां तुमको मानकीकृत देके काट दो, मानकीकृत में हम बच्चों को क्या करते हैं, एक जैसे मानक उनके लिए बनाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि दुनिया का बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर अलग क्षमता होती है। इसलिए पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए, व्यवस्था हमें लचीले होनी चाहिए, ठीक है, बच्चा जैसा उसे स्वीकार करना चाहिए, बच्चे के अंदर क्षमता होती है। प्रयास करो कि बच्चा समाज में एक दूसरे के सहयोग से क्या कर सके, बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, तो आप ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को दो। चलो, छात्रों को अपने
छात्रों को अपने शिक्षक के ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं भैया, बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। हाँ, ये सही लग रहा है कि सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। आगे चौथा क्या कह रहा है कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। नहीं, सार्वभौमिक मत करो यार, ठीक है। सब जगह एक जैसे बच्चे हैं क्या भाई? तुम कहो कि अमेरिका में जो पाठ्यक्रम है वही इंडिया में हो, नहीं भैया, पाठ्यक्रम एक जैसा मत करो, पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार रेडी करो, ठीक है। और पूर्व क्यों निर्धारित करोगे भाई? बच्चे के अकॉर्डिंग करोगे ना भाई। पाठ्य योजना बनाओगे, बच्चे को देखकर बनाओगे, ठीक है। पाठ्यक्रम भी तैयार करोगे, बच्चे को देखकर करोगे। तो ये हमारा गलत है। ये ज्यादा सही है कि आसपास की चीजें या बच्चे जिनसे परिचित हो, ठीक है, ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है, यानी प्रमाणिक चीजें होनी चाहिए, प्रमाणिक कार्यों पर होना चाहिए। तो ये हमारा सही बनेगा, सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है भैया हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है। ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। तब तक भैया मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं, कहीं कुछ लोग सो तो नहीं गए हैं। कुछ लोग सोने की फिराक में रहते हैं ना कि सर हम तो सोने वाले हैं, ठीक है। अब रेगुलर 9:10 पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास मिलेगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, 20 क्वेश्चन कराया करूंगा रेगुलर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। जैसे आज भी मैं लगभग 25 क्वेश्चन लाया हूं, प्रयास करूंगा पूरे हो जाएं, लेकिन मैं अब प्रयास करूंगा आपको 20 से 25 क्वेश्चन में डेली लाऊं, और सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, रिपीट क्वेश्चन ना हो, ठीक है, जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हो, ठीक है, जो आपकी कमियों को पूरा करते हो, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े भैया, कोई डाउट यहां पर? जी, ये यहां ध्यान देंगे भाई। ऋचा गुप्ता जी क्या कर रही हैं, और रिंकू साहू क्या कर रहे हैं, विजय जी, सपना जी क्या कर रहे हैं भाई, इधर ध्यान दीजिएगा। चलो, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? भाई अच्छी बात है भाई, ठीक है। अच्छा, तर्क की बात कर रहा है, चिंतन की बात कर रहा है, समस्या समाधान की बात कर रहा है। अच्छा, मैं आपकी बॉडी को 3 पार्ट्स में बांट दूं कि सर बांट दो, ठीक है, चलो मैं बांट देता हूं। एक होता है हमारा संज्ञानात्मक, और एक होता है हमारा भावात्मक, एक होता है हमारा भावात्मक, और एक होता है हमारा क्रियात्मक। जी हां, चलो मैं 3 पार्ट में बांट देता हूं। जी ध्यान देंगे। देखो भैया, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको पकड़ो, ठीक है, जहां भी बैठे हैं पकड़िएगा इसको कि सर पकड़ लिया, ठीक है। अब यहां से क्या क्या होता है, देखो भैया, जितनी भी आप मानसिक क्रिया करते हैं, यानी जितनी भी मेंटल क्रिया होती हैं, जैसे तर्क करना हो गया, चिंतन करना हो गया, ठीक है, समस्या समाधान करना हो गया, समस्या समाधान करना हो गया, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी मानसिक क्रिया हैं। और एक बार दिल पे हाथ रखो, ठीक है। और जो भी आपकी भावात्मक क्रिया होती हैं, ठीक है, कि सर अब तो हाथ हटा लो, लो भाई हटा लेते हैं, ठीक है, कि सर दिल पे हाथ रखते हैं तो कुछ और याद आने लगता है। चलो, तो यहां पर ध्यान देंगे कि जब भी बात की जाएगी तो इसमें आता आपके संवेग, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स इसमें आती हैं। और भैया जब भी बात करें क्रियात्मक की, इसे बोलते हैं साइकोमोटर। क्या बोलते हैं? साइकोमोटर बोलते हैं भैया इसे। और साइकोमोटर में आता है शारीरिक क्रिया। भैया क्या आती हैं? शारीरिक क्रिया आती हैं। क्या आती हैं भैया? शारीरिक क्रियाएं। और ध्यान दीजिएगा, शारीरिक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक सूक्ष्म क्रिया, एक स्थूल क्रियाएं। सर ये कौन सी बात है? अरे ये नई बात है क्या? ये पुरानी बात है, बस आपने पढ़ी नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म कौशल कौन से होते हैं? ऐसे काम जो केवल उंगलियों से होते हैं। या ट्रिक याद रखो, वो काम जो, ठीक है, वो काम जो केवल उंगलियों से किए जाते हैं, या उंगलियों के काम उंगलियों से करना क्या कहलाता है? सूक्ष्म, इंग्लिश में बोलते हैं फाइन स्किल, ठीक है। ऐसे काम सर जिसमें हमारी सूक्ष्म स्किल तो काम करते हैं, बॉडी के अन्य स्किल्स, बॉडी के अन्य हम कहेंगे पार्ट्स भी जिसमें काम करते हैं वो होते हैं स्थूल। जैसे नाचना, उंगलियों पर नाच के दिखाओ आप, नहीं होगा तो नाचना किस में आएगा? स्थूल में। अच्छा, लिखना किस में आएगा? तो लिखना काम तो उंगलियों का है। मटर छीलना किसका काम है? उंगलियों का है। पैसे गिनना किसका काम है? उंगलियों का है। पेज पलटना किसका काम है? उंगलियों का है। तो ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म कौशल में कौन आएगा? जो हम उंगलियों से करते हैं। स्थूल में कौन आएगा? चलना, दौड़ना, कूदना, नाचना, ये भागना कब में आएगा? स्थूल में आएगा। चलो, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? सर तर्क की बात कर रहा है, चिंतन की बात कर रहा है, समस्या समाधान की बात कर रहा है, ठीक है। इसका उत्तर बनेगा हमारा क्या? बी फॉर बॉम्बे बनेगा। भैया मैंने आपको बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी समझा दी, आपको पता ही नहीं चला। जी हां, ये जो 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यही तो है बीएस ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल्स ब्लूम्स आपने दिए थे, ठीक है। यानी बीएस ब्लूम ने जो सीखने के 3 क्षेत्र बताए हैं वो कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक हैं भैया। कौन से हैं? क्रियात्मक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसका उत्तर हमारा बनेगा बी। और नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं, और ये है भैया अगला क्वेश्चन। चलो पानी पी लेते हैं यार कि सर पियो, बिल्कुल, हम जल्दी से आंसर करते हैं।
चलिए, हाँ सभी लोग आंसर करेंगे भाई। सॉरी, चलो ध्यान देंगे यहां पर भैया, बात किसकी कर रहा है, कह रहा है लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चे स्वनियमन, याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, यही टपक जाएगा क्या पता। देखो एक चीज याद रखना, स्वनियमन की बात की जाए इंग्लिश में याद रखना सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है, बच्चे अपने आप को दिशा देने के लिए, यानी खुद को दिशा देने के लिए, खुद को दिशा देने के लिए, ठीक है, किसका यूज करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्राइवेट स्पीच, एक होता है प्राइवेट स्पीच, और एक होता है इनर स्पीच। क्या होता है, इनर स्पीच, जी हां, इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच में बच्चा बोल बोल कर बातें करता है जिसे दूसरे सुन सकते हैं, और इनर में करता है मन ही मन में करता है, किसमें, मन ही मन में करता है, ठीक है। ये किसके हैं, वाइगोत्स्की के। अच्छा एक चीज और आपको बता देता हूं, जब जीन पियाजे की बात की जाएगी तो क्या करें सर, जीन पियाजे की बात की जाएगी तो, अरे जीन पियाजे की बात की जाए तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने इसे क्या नाम दिया है, तो इसे नाम दिया है ईगोसेंट्रिज्म। क्या नाम दिया, ईगोसेंट्रिज्म नाम दिया है। हिंदी में से बोलेंगे आत्मकेंद्रता, क्या बोलेंगे, आत्मकेंद्रता या अहम केंद्रता ऐसे बोलेंगे। इसका सही उत्तर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा बी बनेगा, जी हां, क्या बनेगा, बी फॉर बॉम्बे बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये है भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने। 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भैया, जल्दी से आंसर करेंगे एवरीवन। जी हां, कोई समस्या तो नहीं है भैया, किसी को बता देना सर हमको कि सर मुझे समस्या है, फिर से समझा दो, फिर से समझा देंगे, हम तो भैया घर के टीचर हैं। चलो आप, हम एडी परिवार के सभी लोग सदस्य हैं, आप लोगों ने एडी परिवार को ज्वाइन किया है और मैं आपको अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। मेरी जिम्मेदारी है आपको सीटेट पास कराना, बस आप बने रहे। कंसिस्टेंसी, ठीक है, बहुत बड़ी पावर है, ठीक है, बहुत बड़ी शक्ति है। आप किसी काम को लगातार करते रहिएगा, ठीक है। वो ऐसी कहावत नहीं बनी है कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिलपत परत निशान। आप निरंतर करो, बाल विकास तुमको 10 दिन में तुमको अगर आसान न लगने लगे तो आप अनलाइक करके चले जाना इस क्लास को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। 10 दिन लगातार आप मेरी क्लास देख लो, 10 दिन में अगर आप ये ना कहें कि सर बाल विकास तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जी हां। चलो मैं जल्दी से यहां पर आता हूं। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर, ठीक, अच्छा बुरा, ठीक है, इस बात पर पहुंचते हैं कि नियम कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। भैया सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहा है कि नियम बदले जा सकते हैं। तो देखो भैया, नियम बदले जा सकते हैं, ये कहां पर होगा, ये होगा अवस्था नंबर कौन सी होगी, ये होगी अवस्था नंबर कौन सी होगी, ठीक है। चलिए, लॉरेंस को तर्क दिए कि नैतिक विकास क्रम चरणों में होता है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या है, चरणों में होता है। तो डियर फ्रेंड्स, परिणाम अच्छा बुरा समझने से इस पर पहुंचते हैं कि नियम नम्य है और बदले जा सकते हैं। और कह रहा है लॉरेंस कोल्बर ने तर्क दिया कि नैतिक विकास क्रम के चरणों में होता है। जी हां, पहली बात ये समझिएगा कि लॉरेंस कोल्बर ने जब अपना सिद्धांत दिया, लॉरेंस कोल्बर ने यह सिद्धांत दिया कौन सा, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो लॉरेंस कोल्बर यह कहते हैं कि चरणों में होगा और हर चरण में बच्चा जो है वो कुछ अलग सीखेगा, यानी एक जैसे उत्तर उसके नहीं होंगे। कहां पर नहीं होंगे सर, एक जैसे उत्तर जो है वो उसके कहां पर नहीं होंगे, वो नहीं होंगे किसमें, ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत में। इसलिए तो भैया पियाजे की बात करें या फिर हम लोग लॉरेंस कोल्बर की बात करें, दोनों ने क्या कहा है कि विकास क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किसने कहा है कि विकास जो है वो क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलिए जल्दी से आंसर किया आप लोगों ने, क्या आंसर किया भाई जी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन भैया ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब ये और ये कुछ और है, ये कुछ और है। कहने का मतलब ये है, यहां पर बात कर रहा है अवस्था नंबर 5 की और यहां पर कह रहा है कि विकास क्या होता है, ठीक है, नैतिक विकास चरणों में होता है। तो क्या आर इसकी बात कर रहा है, नहीं कर रहा यार। आर इसकी बात कहां पर कर रहा है, मुझे बताओ, आर इसकी बात कर रहा है, सर नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे सर सही तो है, ये भी सही ये भी सही है, लेकिन सर कनेक्टेड नहीं हो रहा। तो फिर उत्तर क्या बनेगा, बी बनेगा कि सर सही तो है पर आर उसकी व्याख्या नहीं करता है, यानी इसलिए इसका उत्तर क्या बनेगा, इसका उत्तर क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा, दूसरा बनेगा।
जी हाँ, कोई डाउट यहाँ पर? आप लोगों ने भी यही किया था क्या? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और ये है भैया हमारा 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, यानी आपको बताना है अधिगम मतलब सीखने के बारे में सही नहीं है। पहला कह रहा है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक है। आपकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है? अच्छी है, अच्छा सीखोगे, ठीक है। बुरी है, बुरा सीखोगे। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो पूर्व ज्ञान होता है, आपकी प्रीवियस नॉलेज है। जैसे आज आप मेरी क्लास में आए हो और आपको बाल विकास की बहुत अच्छी जानकारी है, तो आज की क्लास में आप बहुत अच्छा सीखोगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रीवियस नॉलेज क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो हाँ भाई, हमारा ये तो सही हो गया। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है, क्या यह मतलब होता है? अधिगम एक सामाजिक क्रिया का संसाधित है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं, अब तो ये क्या उत्पाद है। चलो यहां पर समझिएगा, देखो अब मैं आपको यहां पर बताता हूं। मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे आउट कर दूं जो बिल्कुल क्लियर है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया संसाधित होती है, बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपको डाउट हो रहा है, एक तो आपको बी में डाउट हो रहा होगा और एक आपको डी में डाउट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप अधिगम कब तक करोगे? बस इस मेरी क्लास तक ही करोगे, इसके बाद तुम बंद कर दोगे सीखना? कि नहीं सर, हम तो जब तक जीवन रहेगा तब तक हम लोग सीखेंगे। भैया इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सीखना बंद नहीं होना, कि हाँ सर हमारा सीखना बंद थोड़ी होगा। अधिगम तो एक प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी सीखना क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है। क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जो जीवन पर्यंत चलती है, जो जीवन पर्यंत चलती है। भैया कि लर्निंग कब खत्म होगी? जब तुम्हारा जीवन खत्म होगा उस दिन तुम सीखना बंद कर दोगे, और जब तक जीवन है तब तक सीखेंगे। हाँ भैया, तो चलो डी को पकड़ते हैं। क्या कह रहा है? अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है। भैया अधिगम एक प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। और कैसे चलती है? सर ये स्पाइरल फॉर्म में चलती है, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर डी तो गलत हो गया। क्यों? क्या कह रहा है? अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है। भैया लर्निंग एक प्रोसेस है जो जीवन भर चलेगी, जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो भाई डी तो हमारा गलत हो गया। डी क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बी की। बी क्या कह रहा है? अधिगम का तात्पर्य है पूर्व वैचारिक स्कीम्स को क्या करना? संगठित करना। अच्छा स्कीम्स मतलब नॉलेज। भाई अधिगम का मतलब क्या है? आप सीख रहे हो तो आपके दिमाग में जो जानकारी है उसमें आप क्या कर रहे हो? बदलाव कर रहे हो, नया जोड़ रहे हो, यही तो करोगे। आप मेरी क्लास को सीख रहे हो तो आप अपनी जो दिमाग में जो जानकारी भरी है, स्कीम्स मतलब नॉलेज जो आपके दिमाग में है, उसमें आप क्या करोगे? बदलाव करते चलोगे। ठीक करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो ये तो हमारा पी बन गया, ये भी पी बन गया, ये भी पी बन गया। और जब ये सब पी बन जाएंगे तो फिर एन कौन बनेगा? एन बनेगा ये। और हमसे एन मतलब नेगेटिव भी पूछ रहा है तो उत्तर क्या बनेगा? डी बनेगा। जी हाँ, क्या बनेगा भैया? डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा ये तो सर वही है 199 वाला बैच। जी हाँ ठीक है, 200 नहीं भैया, ठीक है ये बाय मिस्टेक हो गया सर। 199 रुपए में ठीक है क्या क्या मिल रहा है भैया? लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, संडे टेस्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, हमने 49 रुपए में मॉक टेस्ट लाए हैं 15, ठीक है। कहां मिलेंगे? ईडी लाइव एप्लीकेशन पर। जी हां, किस में जाएं? टेस्ट पास में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा सर? 49 रुपए में कितने टेस्ट? 15 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें आप लोग वहां पर प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपने मार्क्स जान पाएंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको पता चल जाएगा आपके कौन कौन से गलत हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं। कितने रुपए में? 49 रुपए में, ठीक है। किस में जाना है? टेस्ट पास में जाना है। और टेस्ट पास में जाएंगे इसके बाद वहां पर आप लोग सर्च कर लेना टीचिंग एग्जाम, उसमें आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ। और ये है हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक से अलग करती है? तो पहले यह पता कर लो पूर्व संक्रियात्मक में क्या क्या होता है, फिर मूर्त में पता कर लो क्या क्या होता है। तुम्हारे आंसर क्लियर हो जाएंगे कि सर ये बताओ जल्दी से, सर मूर्त में क्या होता है, पूर्व में क्या होता है। तो देखो भैया, अगर हम पूर्व की बात करें, ठीक है, यानी क्या बोले? प्री कन्वेंशनल। क्या बोले? प्री कन्वेंशनल बोले अगर हम लोग, तो आपको पता है प्री कन्वेंशनल में क्या होता है सर? प्री कन्वेंशनल में जो होता है वो जीववाद होता है। क्या होता है? जीववाद होता है, ठीक है। और क्या होता है सर? इसमें अहम केंद्रता होती है। क्या होती है? इसमें अहम केंद्रता होती है। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। और सर इसमें क्या होता है? जीववाद होता है, अहम केंद्रता होती है। और इसमें क्या होता है सर? और इसमें केंद्रीकरण होता है। और क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। होता है कि नहीं होता? सर इसमें क्या होता है? सर इसमें पलटन होता है,
ठीक है, इसमें और क्या होता है, इसमें संरक्षण होता है कि नहीं होता, और क्या होता है सर, इसमें विकेंद्रीकरण होता है। इसका मतलब ये है कि केंद्रीकरण यहां पर होगा, बच्चा किसी एक ही केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा, एक ही पॉइंट पर ध्यान, और यहां पर अलग पर कर पाएगा। तो क्या कह रहा है कि कौन सी चीज है जो आपको क्या करेगी, मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक से अलग करेगी। सर उत्तर ये लिखा है, क्यों, क्योंकि विकेंद्रीकरण कहां पर होता है, मूर्त में, और केंद्रीकरण कहां पर होता है, केंद्रीकरण होता है पूर्व संक्रियात्मक में। इंद्रियों का समन्वय, ये तो पहली अवस्था है, ठीक है, और ये चौथी अवस्था है अमूर्त अवस्था, और ये कौन सी है, ये संवेदी अवस्था है। तो उत्तर क्या बनेगा इसका, बी बनेगा भैया, क्या बनेगा, बी बनेगा। चलो क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां पर, सर नो डाउट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं भैया, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक प्रॉमिस करो भैया कि सर रेगुलर आएंगे, 9-10 पर आपकी क्लास जरूर लेंगे, क्योंकि सर बाल विकास और पेडागोजी में हमें 90 नंबर चाहिए, और वो तभी आएंगे जब बाल विकास और पेडागोजी अच्छे से करोगे तब, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे बढ़े सर, जल्दी करिएगा, क्वेश्चन समय होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे सभी लोग। चलो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। उजाला धामा, रेगुलर नहीं आती उजाला जी, ठीक है। उजाला कैसे होगा आपके जीवन में जब आप रेगुलर नहीं है तो। इसमें था मनीषा जैनाल जी, नवाज जी। मॉक टेस्ट आपको एडी लैब पर मिलेगा। देखो आप क्या करेंगे, जैसे हमारा एप्लीकेशन है एडी लैब, मैं आपको बता दूं कैसे प्रोसेस होती है। हमने उसमें 15 सेट दे रखे हैं, एडी लैब एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, सर कर लिया, आगे क्या करें, इसके बाद में आप जाएंगे टेस्ट पास में, एक ऑप्शन ऊपर ही दिखेगा आपको टेस्ट पास, ठीक है, टेस्ट पास आपको दिखेगा, टेस्ट पास करके सर इसमें चले गए। इसके बाद में एक सर्च वाला ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, सर्च वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। उस सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर आप सर्च करेंगे टीचिंग एग्जाम, क्या करेंगे, टीचिंग एग्जाम, नीचे दिख रहा होगा टीचिंग एग्जाम, आप सर्च करेंगे, ठीक है। टीचिंग एग्जाम देखने के बाद में उसमें आप देख लेना, आपको पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 चाहिए, पेपर 1 का भी है, पेपर 2 का भी है, मैथ भी है आपका, मैथ प्लस साइंस का लेना वो ले लो, मैथ एसएसटी का लेना वो ले लो, ठीक है। 15 सेट आपको मिलेंगे, आपको 1 बाय 1 करके आपको क्या करना है, उनको, ठीक है, लगाना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पता चल जाएंगे 150 में से आपके कितने मार्क्स हैं, आपने कहां गलती की है, उनका सॉल्यूशन भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। एक आध डेमो के रूप में भी रखा है, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो मत लेना, कोई बात नहीं है, बट आप लोग 49 रुपए में है ये, 15 सेट कितने में है, मतलब एक सेट लगभग 3.5 रुपए का आपको मिल रहा है। मतलब इतनी एजुकेशन आपको सस्ती कर दी गई, फिर भी आप लोग नहीं आ रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, यानी बच्चे क्या होते हैं भैया, आत्म केंद्रित होते हैं और किसी को कार्य करने में ही अपना ही लाभ देखते हैं। भैया अपना ही लाभ देखेंगे वो, ठीक है, आत्म केंद्रित होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोलबर्ग ने जो स्तर दिए हैं, जिसका नाम है पूर्व परंपरागत जो दिया है, पूर्व परंपरागत है, ठीक है। अच्छा, पूर्व परंपरागत की अगर हम बात करें तो उसमें 2 अवस्था होती हैं, एक होती है दंड और एक होती है लाभ। एक कौन सी, एक होती है लाभ। अच्छा, दंड में तो व्यक्ति किसी काम को दंड की वजह से करेगा, क्या करेगा, दंड, ठीक है। लाभ को वैसे व्यक्तिगत विनिमय बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विनिमय, व्यक्तिगत विनिमय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विनिमय। दंड में व्यक्ति किसी काम को दंड से बचने के लिए करता है, किसके लिए करता है, दंड से बचना, यानी वो स्कूल जा रहा है, क्यों नहीं जाएगा तो ठीक है पिटाई होगी, इसलिए वो पिटाई से बचने के लिए जा रहा है, तो इसमें आता है दंड। लाभ में ये देखता है कि मैं काम कर रहा हूं तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है, लाभ के उद्देश्य से करेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पर कह रहा है किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, तो लाभ की बात होगी। तो सर हम कहेंगे चरण हमारा कौन सा है, चरण है सर हमारा पहला। अवस्था कौन सी है, अवस्था हमारी दूसरी। तो क्या बनेगा सर, पहला चरण, ठीक है, पहला स्तर, यानी स्तर, सॉरी मैंने चरण बोलो इसको सॉरी चरण नहीं बोलूंगा मैं, स्तर बोलूंगा, ठीक है, लेवल बोलूंगा। पहला लेवल और चरण कौन सा, चरण दूसरा, यानी पहला लेवल चरण दूसरा, यानी इसका उत्तर क्या बनेगा, बी बनेगा। सर पहला चरण अवस्था दूसरी, ठीक है, उत्तर क्या बनेगा, बी बनेगा। हाँ, पेड बैच को भी लेना है, ठीक है। अब आप लोग देखो 149 रुपए में हम पेड बैच दे रहे हैं, इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, इसमें हम पेड बैच के अलग हम अपने मन से आपको देंगे, ठीक है, हम आपको मन से देंगे, लेकिन वहां पर सबमिट वाले हैं, वहां पर आप लोग
ठीक है, जो आप लोग कंप्यूटर पे देते हो ना उस प्रकार से वैसे आपको देना है, जैसे आपने कभी टेक्स्ट बुक वगैरह के आपने दिए होंगे तो सेम वैसे ही हैं। ठीक है, वहां पर आप लोग ये देख पाएंगे कि मैं 1 मिनट में, अब समय भी चलता है साथ में उसमें, ये भी आप वहां पर जज कर पाएंगे कि भाई मैं कितना अपने आप में सुधार कर पा रहा हूं, मतलब मैं 150 मिनट में 150 क्वेश्चन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कौन सा जो सेक्शन है वो ज्यादा समय ले रहा है, ये भी वहां पर आप लोग क्या कर पाएंगे, ठीक है, अपना असेसमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और 49 रुपए कोई ज्यादा नहीं है यार। ठीक है, चलो आप लोग, हम लोगों को क्या है थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि बहुत एक तो कम फीस में हम लोगों ने रखा है, हम चाह रहे हैं कि बस आप लोग कम फीस में सीटेट पास कर जाएं, फिर हम आपको भी, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा बीपीएससी का भी आने वाला है, बस थोड़ा दुआ ये करो कि भैया हमारा सीटेट हो जाए उसके बाद बीपीएससी आए, क्योंकि आपको बीपीएससी में आपको मौका मिल जाए। और भैया 90 से नीचे मत लाना, नहीं फिर कहोगे सर मेरे 82 हैं, मेरे 83 हैं। भैया तैयारी 120 की करो, 110 तो आएंगे, तैयारी 120 की करो, जो चीज बी के अभी से उसी पे काम करो। आज शिक्षा मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम लोग बीपीएससी देंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि आपका सीटेड बस हो जाए, इसके बाद वो दे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं भैया आपको मौका नहीं मिलेगा तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इतनी जल्दी वो नहीं देंगे, उन्होंने भी कहा है इसकी रूपरेखा बनने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, चलो हाँ, सीटेड पेपर भैया ऑफलाइन होता है। जी हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो भाई एडी लैब। चलो पहले इसका उत्तर करो यार, मैं फालतू बातों में लगाऊंगा, इधर ध्यान दो। चलो, वंचित कारणों से संबंधित विद्यार्थी के समावेशन के लिए, भाई आपकी कक्षा में बच्चे कैसे हैं वंचित, वंचित मतलब होता है ऐसे बच्चे जो बेचारे सुविधाओं से लैस हैं, इनको फैसिलिटीज नहीं पहुंची हैं, ना सामाजिक रूप से, ना भाषिक रूप से, ना आर्थिक रूप से। अब ऐसे बच्चे आपकी कक्षा में जब आते हैं तो आप इन बच्चों को साथ लेकर चलो भैया। साथ कैसे चलेंगे, आप इनकी भाषा को महत्व दो, इनके कल्चर को महत्व दो। ठीक है, आप तभी ये पार्टिसिपेट करेंगे, और जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तभी जुड़ेंगे, मतलब तभी हम कहेंगे कि ये ड्रॉप आउट नहीं लेंगे, नहीं अन्यथा ये ड्रॉप आउट ले जाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, एक दिन झोला लेकर आया, 2 दिन आया, 1 महीने आया, 2 महीने आया, और पता चला कि वो आना ही बंद कर दिया। अगर आप उसको महत्व नहीं दोगे तो भैया वो आना बंद कर देगा। ठीक है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है भाई। ठीक है, ये कह रहा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब इससे हम उनकी पहचान करें, ये तो गलत है भाई, रूढ़िवादिताओं की बात कर रहा है। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव नहीं करोगे भैया। ठीक है, समान क्षमता के आधार पर समूह बनाना, ये तो बिल्कुल गलत होता है। इसका सही उत्तर बनेगा हमारा ए बनेगा। सीटेट में बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस दिमाग में इन चीजों को बिठा लो, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपके बिहेवियर में आ जाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो वहां पर आपको एडी सर की क्लास याद आएगी, यार एडी सर ने तो बताया था, ये तो वही है। जी हाँ, आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप तुरंत उनको सॉल्व कर लोगे। 2-5 क्वेश्चन है जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस। चलो क्वेश्चन पढ़े भाई, 17वें क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं भाई, 17वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और 17वां, चलो, बिना सीटेट के भैया बीपीएससी नहीं दे सकते। जी हां, बीपीएससी देने के लिए सीटेट पास होना जरूरी है, यानी बीपीएससी जो 4 आ रहा है उसके लिए सीटेट जरूरी है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सार्थक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। मतलब विद्यालय पाठ्यक्रम को, विद्यालय पाठ्यक्रम में जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें बच्चों के कल्चर को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए यार। बच्चा जो सीख रहा है वो कहीं ना कहीं कल्चर से ही तो सीख रहा है। क्या कल्चर महत्व नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। क्या समाज महत्व नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। क्या भाषा महत्व नहीं रखती? बिल्कुल रखता है। तो बात बिल्कुल सही कह रहा है कि भैया एक पाठ्यक्रम में बच्चे के कल्चर को शामिल करो, ठीक है, और वो उसके सीखने में क्या करेगा? सहायता करेगा। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन देने से सीखना सुगम हो जाता है। भैया ये कह रहा है कि भैया इससे क्या होता है, बच्चों का सीखना सुगम हो जाता है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं और वो कनेक्टेड भी उसी से है, क्योंकि कल्चर के बारे में बात हो रही है दोनों जगह। यानी उत्तर क्या बनेगा? ए आर सही है और वो इसकी व्याख्या करता है, यानी इसका ए उत्तर बनेगा। चलो आगे बढ़े कि सर जल्दी करिएगा। ये है 18वां क्वेश्चन और ये है भैया आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये तो पता है आपको कि सर ये तो सुधार के लिए होता है, ये तो सीखने के लिए होता है। इसका काम प्रगति देखना है, बच्चे की लर्निंग को ट्रैक करना है कि नहीं करना। अच्छा कह रहा है नहीं माना जाएगा, मतलब आपको नेगेटिव निकालना है। सर नेगेटिव निकालना, अभी निकालते हैं भाई। बच्चों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा को के शुरुआत में दिया गया आकलन, ठीक है, छात्रों और शिक्षकों को
अग्रगामी पृष्ठपुष्टि देने के लिए कक्षा में के दौरान किया गया मूल्यांकन। ठीक है, मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने वाला मूल्यांकन। भैया नेगेटिव में ये कह दिया, अब हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों सर? मानक कह रहा है भैया, मानक पैमाने के अनुसार तुलना करने के लिए। क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम तुलना करना होता है? नहीं भैया, फॉर्मेटिव असेसमेंट तो सीखने के लिए होता है, सुधार के लिए होता है, शिक्षण के साथ होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर सी उत्तर बनेगा। जी हाँ, छात्र की गलत अवधारणा की पहचान करने के लिए किया गया। हाँ, इससे हम बच्चे का निदान कर सकते हैं, इसमें निदान भी होता है और इसमें उपचार भी होता है। जैसे बच्चे ने कोई गलत धारणा बना ली है तो हम क्या करेंगे, उसका डायग्नोस्टिक करेंगे। डायग्नोस्टिक करने में क्या होगा, पता चल जाएगा कि भाई इसने क्या गलती कर रहा है, फिर उसका हम उपचार करेंगे, यानी कि हम रेमेडियल करेंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा इसका सी बनेगा। हमसे नेगेटिव पूछा है तो हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और ये है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 18वां क्वेश्चन तो हो गया, 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। 19वें क्वेश्चन की तरफ जरा ध्यान देंगे। चलो, कह रहा है कि पठन वैकल्य की विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य मतलब कह रहा है भैया किसकी बात कर रहा है? रीडिंग डिसेबिलिटी, या आप कह लीजिएगा डिसलेक्सिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैं पूरा यहां पर लिख देता हूं ताकि तुम्हारे सारे डाउट ही खत्म कर दूं। ठीक है, अब तो मैं पहले तो मैं आपको पूरी चीजें एक साथ बताता, लेकिन अब आपको लगता है कि सर बोरियत हो रही है, डेली हमको याद हो रही है ये सारी चीजें, बार बार मत बताया करो। फिर भी मैं बता देता हूं। चलो अच्छा, तुम बताते चलो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तुम नंबर 1 करके बताते चलो। नंबर 1 ये है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको आता है भाई। ठीक है, दूसरा है डिस्ग्राफिया। चलो बताते, आज मैं अभी देखूंगा कौन कौन ने आंसर किया है। फिर आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया पे चौथे नंबर पर लेते हैं हम लोग डिस्फेजिया। और 5वें नंबर पर लेते हैं हम लोग डिस्फ्रैक्सिया। ठीक है, चलो। और 6वें नंबर पर लेते हैं हम लोग ऑटिज्म। और 7वें नंबर पर हम लोग लेते हैं ADHD। और 8वें नंबर पर लेते हैं हम लोग लोकोमोटर मोटर। चलो जी हाँ, देखो भाई, अब मैं कमेंट देख लूँ एक बार आप लोगों के। नहीं किया भाई, कमेंट ही नहीं करते, मतलब आलसी चद्दर ओढ़कर सो रहे हो क्या? हैं, कंबल में ओढ़ के डले हो क्या कि सर हम नहीं करेंगे कमेंट? चलो, एक ऋचा गुप्ता का आया है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऋचा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, एक किया है, अच्छी बात है, पर आपने किया तो है, सबसे अच्छी बात है आपने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। हाँ, देखो भाई, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की, आपको पता है कि ये पठन से संबंधित होती है और ध्वनि से भी रिलेटेड होती है, साउंड से भी आती है। ठीक है, और ये मेमोरी से भी रिलेट करती है, याद रखिएगा, मेमोरी से, स्मृति से भी रिलेट होती है। ये लेखन से होती है, किससे होती है? लेखन से होती है। इसको तंत्रिका बोलते हैं, तंत्रिका विकार भी से कहा जाता है, तंत्रिका विकार भी है। ये गणितीय विकार है, कैसा है ये? मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। और ये भाषा विकार है। ठीक है, और ये जो है ये समन्वय है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर, मतलब समन्वय नहीं कर पाना। ठीक है, समन्वय, जैसे अब मुझे समन्वय करना, पेन पकड़ना है, मुझे लिखना है, तो समन्वय होगा तभी तो लिख पाऊंगा मैं, एकीकरण होगा तभी तो। ऑटिज्म, इसे सामाजिक संप्रेषण विकार कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे सामाजिक संप्रेषण, मैंने शॉर्ट में लिख दिया संप्रेषण, सामाजिक संप्रेषण विकार इसे कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है वो अपने भाव विचारों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम होती है। ADHD में आपको पता है कि ध्यान नहीं होगा, ध्यान की कमी होगी, ध्यान की कमी होगी, और अति क्रियाशीलता होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। लोकोमोटर जो है वो चलने फिरने से है, चल फिर नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, ये लोकोमोटर में आता है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? इसका सही उत्तर बनेगा हमारा बी बनेगा। क्या बनेगा भाई? बी फॉर बॉम्बे बनेगा। ठीक है, यानी ये सर फोनोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इससे रिलेटेड है, यानी इसका उत्तर क्या बनेगा? बी बनेगा। चलो, क्लियर है भाई सभी को? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, चलो, इसके बाद प्रियंका जी का आया, खुशी का आया, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है भाई। जी हाँ, सरिता मौर्य जी का आया, इधर ध्यान दीजिएगा। चलो, इसका उत्तर बी हो गया। हाँ,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो क्या कह रहा है भाई, इनमें से किस प्रकार के प्रश्न छात्र की जानकारी का गंभीर मूल्यांकन करने में मदद करेगा। यानी कि कौन सा जो है वो क्या करेगा, ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न है जो गंभीर मूल्यांकन करने में मदद करेगा। परिभाषा, देखो परिभाषा पूछना, ये परिभाषा पूछना ये रटने वाली चीजें होती हैं, और रटना ये गंभीर मूल्यांकन में नहीं आता है। व्यक्ति राय पूछना, हाँ हम पॉजिटिव मान लेते हैं किसको। पाठ को मान करने वाले उदाहरण, यानी पाठ को मान करने वाले उदाहरण मांगना, ठीक है, ये भी पॉजिटिव लेके चलते हम लोग। पाठ का सारांश मांगने वाले प्रश्न, ठीक है, पाठ का सारांश मांगने वाले प्रश्न, ये भी हम पॉजिटिव मान लेते हैं। चलो 3 ऑप्शन आपके सामने रखते हैं कि सर आपने क्या किया, एक ही तो हटाया है, 2 रखते तो हम मानते। चलो एक बार पता चल जाएगा भाई क्या उत्तर बनेगा। यहाँ पर ऋचा जी का आंसर आ चुका है, सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। ठीक है, चलो हम बोल देंगे भैया उनसे, ऐप वाले भैया से कि भैया पीडीएफ जो है वो तुम ऐसा ऑप्शन कर दो कि हमारे विद्यार्थी क्या कर ले, डाउनलोड कर ले। ठीक है, चलो परेशान। अच्छा एक चीज और है, मैंने पीडीएफ जो कल मैंने आपको ईवीएस की जो पीडीएफ डाली थी ना, वो मैंने वहां पर सेंड कर दी है। क्या कर दी है, सेंड मैंने वहां पर कर दी है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या जी, कुछ बी कर रहे हैं कुछ सी कर रहे हैं। देखिएगा, व्यक्तिगत राय वाले प्रश्न या पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण मानने वाले प्रश्न, अगर हम दोनों पे जोड़ दें, ये सारांश वाला तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आप इसको छोड़िएगा। 2 में से एक देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न छात्र की जानकारी का, ठीक है, गंभीर, यानी बच्चे को जानकारी है, तो जानकारी तो तभी पता चलेगा जब पाठ को मान्य करने वाले, ठीक है, यानी उदाहरण, ठीक है, ये वैलिड है कि नहीं है। अब आपको जानकारी होगी तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है, आपको जानकारी होगी, ठीक है, यहां पर तो आप राय कुछ भी दे दो, नहीं है जानकारी तब भी आप अपनी व्यक्तिगत राय दे दो, तो यहां पर तो ज्ञान की बात नहीं होंगी। बात यहां पर होगी कि पाठ को मान्य करना है कि नहीं करना है, उसको उदाहरण आपको रखना है कि इस पाठ को इसमें रखना है कि नहीं रखना है। अब उसको उदाहरण आप देंगे तो आप तो उसकी समझ के आधार पर दे पाएंगे ना कि सर पाठ में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, पाठ में सर हमें ये सीखा, पाठ में सर इसकी बात हुई, तो हाँ ये पता करता है आपकी जानकारी को, यानी उत्तर हमारा सी बनेगा भैया, बी नहीं बनेगा। जी हाँ, जो लोग सी की तरफ थे, बी की तरफ थे, वो गलत हो गया, सी बनेगा। ठीक है, क्योंकि जानकारी की बात कर रहा है ना, और व्यक्तिगत राय में जानकारी नहीं आएगी। ठीक है, जानकारी यहां पर आएगी कि कोई पाठ को इसमें रखना है कि नहीं रखना है, उसके उदाहरण वाले प्रश्न जो होंगे वो इसमें आएंगे, यानी इसका उत्तर क्या बनेगा, सी बनेगा। चलो अब जल्दी से 4 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद 25 क्वेश्चन ही कराऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी हाँ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। ठीक है, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा भैया। ठीक है, चलो कह रहा है कि संज्ञान और भावनाएं, सर कितनी बार बताओगे आप, भैया मैं तो हर बार बताऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। सर संज्ञान क्या है, अरे कितनी बार कहा कि ये तुम्हारा जो मानसिक क्रिया है वो तुम्हारा संज्ञान है। ठीक है, और भावनाएं क्या होती हैं, ठीक है, जो भावना होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फीलिंग्स, आपके संवेग आते हैं, वो भावनाएं होती हैं। तो सर क्या मतलब है इसका, भैया तुम्हारी भावनाएं क्या करेंगी, तुम्हारे दिमाग को खराब कर देंगी। सॉरी, कहने का मतलब यह है कि तुम अगर सैड फील कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। कहने का मतलब तुम उदास, तुम्हारा ब्रेन भी सही से काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है सर, ये हमारा दिल और हमारा दिमाग आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपका दिमाग आपके दिल को प्रभावित करेगा, आपका दिल आपके दिमाग को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जी हाँ, तो ये कह रहा है स्वतंत्र है, नहीं स्वतंत्र नहीं है। भावना संज्ञान आपस में परस्पर निर्भर होती हैं। चलो, विपरीत सत्य नहीं है, भावना संज्ञान, ठीक है, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत है, नहीं ये भी गलत है। वो उसको प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत नहीं भैया, दोनों करेंगे, एक नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि आपकी भावना आपको प्रभावित नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। और ठीक है, और आप भी आपकी भावना को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, तो हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसका उत्तर बनेगा हमारा, क्या बनेगा भाई, हमारा बनेगा बी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, और ये है भैया 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो 22वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये है 22वां क्वेश्चन। जी हाँ, रितु कुमारी जी,
प्रियंका, मोहम्मद तैरीफ हुसैन जी, स्मिता, कोई डाउट यहाँ पर? नो डाउट। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? भाई प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि बच्चे सबसे पहले मूर्त सीखते हैं। देखो, सीखना जो होता है ना, वो कैसे चलता है? मूर्त से अमूर्त होता है, ध्यान रखिएगा। कैसे होता है? मूर्त से अमूर्त होता है। तो कह रहा है ठोस, ठोस मतलब होता है मूर्त, पहले याद रखिएगा, ठोस का मतलब होता है मूर्त, ठीक है। ठोस, शिक्षक ठोस उदाहरणों का उपयोग करके अमूर्त उदाहरणों को, ठीक है, संदर्भित करते हैं, ठीक है, ऐसे सीखते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। औपचारिक भाषा नहीं होती है, ठीक है। औपचारिक भाषा बच्चे को बाद में सिखाई जाती है, ये तो गलत है। मातृभाषा की उपेक्षा करना कह रहा है, इग्नोर कर दो मदर टंग को, ये तो गलत हो गया, ठीक है। शिक्षक संकेत प्रतीक को, ये तो अमूर्त होते हैं, ये क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। उत्तर बनेगा हमारा ए। क्या बनेगा? कि मूर्त से अमूर्त चलता है, यानी आंसर हमारा ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये है आपका 23वां क्वेश्चन आपके सामने। देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसको सब नेगेटिव पॉजिटिव लगा दें, कर दें भैया। क्या कह रहा है? इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग, बोल पर सोचो, ठीक है। इसका फोल्डिंग क्या होती है? बच्चे को, ठीक है, सीखने में आप टेम्परेरी जो मदद करते हैं, अस्थायी जो सहायता देते हैं। जैसे आप कहीं भूल रहे हैं और मैं वहां पर बता देता हूं, आपको हिंट दे देता हूं, तो इसका फोल्डिंग कहलाती है। मतलब एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा, ये एडल्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, या एमको के द्वारा, एमको मतलब जो हमसे ज्यादा जानकारी रखता है, उसके द्वारा जो सहायता दी जाती है, अस्थायी सहायता, वो इसका फोल्डिंग होती है, जिसे आलंबन कहते हैं, ठीक है। तो बोलकर सोचो, तो ये बच्चे को क्या करेगी? सहायता करेगी, बिल्कुल करेगी। संकेत इशारे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रश्न करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आधा हल किया, बिल्कुल करेंगे। रटना दोहरावा, ये नहीं, ये गलत है। यानी सर इसमें से ई हटा दो, तो ई इसमें है, ठीक है, ये हट गया। ए बी सी डी, यानी इसका उत्तर क्या बनेगा? सी बनेगा। जी हाँ, क्या बनेगा भाई? सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये है भैया आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग को कौन बढ़ाएगा भाई? अभी तो बताया सर आपने, फिर से वही क्वेश्चन ले आए। चलो नेक्स्ट टाइम नहीं लाएंगे, जल्दी से बताइएगा सर। ऐसे प्रश्न जो हमें आउट द बॉक्स की तरफ ले जाते हैं, आउट द बॉक्स की तरफ ले जाते हैं। किसकी तरफ? आउट द बॉक्स, ठीक है, यानी एक बिंदु से अलग अलग बिंदुओं की तरफ। और ऐसा कौन ले जाएगा सर? ऐसा ले जाएगा हमें कौन? डाइवर्जेंट ले जाएगा। कौन ले जाएगा? डाइवर्जेंट। यानी उत्तर क्या बनेगा? ए बनेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और कल भी भैया मैं 9-10 पर, ठीक है, ऐसी इससे और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा कल। अब मेरा 10 दिन का मेरा एक टारगेट है कि 10 दिन में मैं ये देखने वाला हूं कि 10 दिन में मैं आपको कितना सिखा पाया और 10 दिन में आप कितना सीख पाए, ठीक है। ये आज प्रॉमिस करो कि सर हम आज ये क्लास 1 आज मैंने इसलिए डाला है, इसका नाम क्लास 1 मैंने इसलिए दिया है कि मैं अब आपको 10 दिन तक, आज मान लो आज 3 तारीख है, आने वाली 13 तारीख तक मैं आपको बाल विकास में कितना इंप्रूव मैं आपको करा पाया, कितनी नई चीजें मैं आपको सिखा पाया, ठीक है। ये मेरा आपसे एक, हम आपस में प्रॉमिस कर लेते हैं, ठीक है। खुद से तो बहुत कर लिए सर आप, सॉरी दूसरों से तो बहुत कर लिया, खुद से कर लो प्रॉमिस। चलो, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो प्रभावी क्यों है भाई? पोर्टफोलियो, बच्चे देखो, पोर्टफोलियो से हम एक तो बच्चे की लर्निंग पता कर पाते हैं, ठीक है। हम इससे बच्चे के अचीवमेंट भी देख पाते हैं, उपलब्धि भी देख पाते हैं। इससे हम बच्चे के स्किल्स भी पता कर पाते हैं कि बच्चे में कितना सुधार हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बच्चे की समझ को भी दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है कि नहीं दर्शाता, ठीक है। ये मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करता है, प्रगति अंतर्दृष्टि की बात करता है, केवल अंतिम उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करता है, नहीं, ठोस सबूत प्रस्तुत करता है। ये सही होगा, यानी सी हटा दो, सी इसमें है, सी इसमें है, बनेगा क्या? ए वी डी बनेगा, यानी इसका डी उत्तर बनेगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो कल मुझे एक बार प्रॉमिस करके बताओ, कल आओगे कि नहीं आएंगे? सर बिल्कुल आएंगे, ठीक है सर। ये बार बार 299 आ रहा है, आपने कोर्स 199 कर दिया है, जिसमें हम सब कुछ आपको दे रहे हैं। जी हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक एंड शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे आपकी टेस्ट सीरीज चाहिए या सर मुझे फ्री PDF चाहिए, तो फिर भी आप लोग एडी लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। कैसी रही क्लास बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलो, अब मैं आपके कमेंट्स भी ले लेता हूं भाई। भाई पढ़ाया आपको तो अब देख लेते हैं भाई। चलो एक बार लाइक ठोक दो सभी लोग।
और सब्सक्राइब कर लो। कल 9:10 पर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कभी कभी 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं, बट हम लोग 9:10 पर हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो सभी लोगों से कह रहा हूं भैया, जब तक आप लोग नहीं लिखेंगे, प्रॉमिस करते हैं सर हम रेगुलर आएंगे और 10 दिन में हम 10 दिन का मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं मत करो भाई। 10 दिन में तुम ये देखो कि सर मैं 10 दिन में आपसे आपकी क्लास में रेगुलर मैं वॉच करूंगा 10 दिन। जी हाँ, 10 दिन में रेगुलर आपकी क्लास को वॉच करूंगा। 9:10 पर सर ये क्लास स्टार्ट होगी और ये लगभग 10:10 पर ये खत्म होगी। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हम 1 घंटे में आपको 10 दिन में हम कितना इंप्रूव करा पाए। आज 3 तारीख है, तो आने वाली 13 तारीख को हम लोग, ठीक है, और एक नोट कॉपी भी बनाइएगा, उसमें चीजों को लिखना भी शुरू कीजिएगा। नहीं लिख पाते उस समय स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कीजिएगा। चलो, हाँ उनको भी लेना होगा, पेड बैच सबको लेना। 49 वाली जो टेस्ट सीरीज है वो सबको लेना पड़ेगा, ठीक है, वो उसमें इंक्लूड नहीं है। चलो, हाँ रेगुलर क्लास है 9:10 पर, रेगुलर क्लास है, ठीक है, 9:10 पर रेगुलर क्लास है, ठीक है। चलो, ईवीएस तो सर शुरू हो गए। ईवीएस के लिए आपको पता है अब 8 बजे रेगुलर क्लास मिलेगी। ईवीएस के लिए डॉक्टर पुरुषोत्तम सर आपको पढ़ाएंगे, और आज क्या पढ़ाया उन्होंने, मैं सच में उस क्लास में बैठा था। आज उनकी पूरी क्लास वॉच की थी, ठीक है, बड़े ध्यान से मैं समझ रहा था। उनका जो पढ़ाने का तरीका था, जो स्किल था, ठीक है, बिना मतलब स्लाइड के बड़े प्यार से समझा रहे थे। और आप उनकी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करो, और वो आपको पूरे पीवाईक्यू करवाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज करवाएंगे। चलो, पीडीएफ में क्या है, उसमें डाउनलोड वाला सिस्टम करवाना है। चलो मुझे बता दीजिएगा कौन से सेक्शन में करवाना है, मैं उसमें चालू करवा दूंगा, ठीक है। चलो, हाँ मोहम्मद तारीफ तो पढ़ रही है ना हमसे रेगुलर बैच में, 199 वाले में, और उनको पता है रेगुलर सुबह जो है वो 11 बजे। हाँ, झाबुआ वाले भी जुड़े हैं, स्वागत है भाई। जुड़ तो असम वाले भी गए हैं, महाराष्ट्र वाले भी जुड़ गए हैं, केरला वाले भी जुड़ गए हैं, बस रेगुलर रखिएगा आप लोग। चलो, हाँ कोई डाउट किसी का? लाइक कर दिया कि सर हमने कर दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, लाइक कर कर हमने जो है वो गंगा जी नहा ली, ठीक है, लाइक करके। चलो, अच्छी बात है। हाँ प्रियंका जी बताइए, ईवीएस की क्लास में मज़ा आ गया। चलो अच्छी बात है भाई, ईवीएस की क्लास में मज़ा आया, क्लास तो हमारी क्लास में भी मज़ा आया होगा। सर एग्ज़ाम सेंटर कैसे भरें? एग्ज़ाम सेंटर वो खुद दे रहे हैं भैया, एग्ज़ाम सेंटर जो है वो खुद दे रहे हैं, ठीक है। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, पेड बैच कैसे लेना है? एडी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से पेड बैच मिलेगा आपको जी, 199 रुपये में, ठीक। गलती से किसी का ले भी लिया तो भैया दोबारा हमारे पास आ जाओ, हम करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। 199 में कुछ नहीं जाएगा, पछतावा नहीं होगा, ठीक है। बाद में पछताओ उससे बेटर है अभी भी भैया समय है, अभी भी वक्त है। वो मैं कहता हूँ ना कि दुख इस बात का है कि समय कम है, लेकिन खुशी इस बात की कि अभी भी समय है। आज भी अगर आपको लग रहा है कि सर वहाँ मुझे नहीं मिल रहा सही, मेरा वहाँ पर सुधार नहीं हो पा रहा, मुझे वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप बिल्कुल आइएगा, ठीक है, ज्वाइन करिएगा। 10 दिन में, ये 10 दिन क्लास आप ज्वाइन करो। 10 दिन में अगर तुम ये ना कहो, 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को अगर आप ये ना कहो, ठीक है, कि सर मुझे बाल विकास में बहुत कुछ आने लगा, अब मेरा डर खत्म हो गया। चलो, कितनी बार कहेंगी, ठीक है, परवीन कुमार जी कितनी बार कहेंगे, ठीक है, मुझे आप बता देना, मेरे नंबर पर मैसेज कर देना कि सर इस सेक्शन में मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं चालू करवा दूंगा। संस्कृत की क्लास आपकी शुरू हो गई, ठीक है, 1-2 दिन और समय दो, संस्कृत में हो सकता है संडे भी लग सकता है संस्कृत में। चलो, तो इस क्लास को स्टॉप करें कि हाँ सर करो, अब तो समय हो गया है, अब तो समय हो गया सर, स्टॉप करो और आगे बढ़ो भाई, ठीक है, हमें भी जाने दो। और सुबह 11 बजे एप्लीकेशन पर, सुबह 10 बजे हिंदी के लिए और 11 बजे एप्लीकेशन पर, 12 बजे सीडीपी के लिए। चलो मिलते हैं, जय हिंद, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट।